गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में बतलाया था। उसमें हमने दो फार्मूला देखे थे। पहला फार्मूला हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट, रेसिडियल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू के आधार पे था। ये आपको देखा गया है, ये देखिए। सेकंड फार्मूला हमारा परसेंटेज के बेसिस पे था। ये दो फार्मूले हमारे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन के लिए हमको यूज़ करना है। मतलब हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकालना अभी सीखे हैं। अब बात आ रही है कि जो मेथड है उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में बतलाए गए हैं। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडवांटेज की हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। वास्तव में ये बहुत सिंपल मेथड है। एक बार हमको डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद उसको हर साल चार्ज करते चलना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दिस मेथड इज़ कंसीडर्ड लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड स्टेबल। चूँकि ये मेथड एक ऐसी मेथड है कि एक बार अपन को अमाउंट निकाल लेना है और उसके बाद उस अमाउंट को हमको हर साल चार्ज करना है, तो ये कंसिस्टेंसी इस मेथड में रहती है। तीसरी, अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी रिड्यूस्ड टू ज़ीरो। हम जानते हैं कि यहाँ पे डेप्रीशिएशन का एक फिक्स अमाउंट निकलता है और हर साल उसको हम क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो अल्टीमेटली वो वैल्यू कहीं ना कहीं जाके ज़ीरो को, वैल्यू ऑफ एसेट को ज़ीरो कर देती है। पॉइंट नंबर 4 में आपको बतलाया गया है कि अंडर दिस मेथड द डेप्रीशिएशन ऑफ ईच ईयर इज़ डेप्रीशिएशन ऑन ईच ईयर नेट प्रॉफिट इज़ इक्वल। मतलब जो हमारा जो डेप्रीशिएशन की वैल्यू है हर साल एक फिक्स रहती है और वो हमारे डेप्रीशिएशन को, प्रॉफिट को इक्वली कम करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने 10,000 की एक एसेट खरीदी और उसका 2,000 रुपीज़ पर एनम का डेप्रीशिएशन है, तो ये बात हमें पता है कि हर साल हमारे प्रॉफिट से 2,000 रुपीज़ इक्वली माइनस होता जाएगा। तो ये बात इसमें बतलाई गई है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में फ्रॉम द बैलेंस शीट ये आगे की चीज़ है कि बैलेंस शीट में से अपन जो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमेशा अप टू डेट रहती है। मतलब ये बैलेंस शीट वाला पॉइंट मैं आपको आगे बतलाऊँगा। और पॉइंट नंबर 6 में भी यही बात है कि दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर सर्टेन एसेट्स। कुछ टाइप के एसेट जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है। फर्नीचर मतलब लकड़ी का फर्नीचर हो सकता है या आयरन या स्टील फर्नीचर भी हो सकता है। फिक्चर मतलब जो हमारी बिजली की जो फिटिंग मटेरियल है उसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है। डिसएडवांटेज में आप देखें, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज सेम। अब इसमें ये इसके एक डिसएडवांटेज भी है कि जैसे जैसे एसेट हमारी पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू भी क्या होना चाहिए, कम ना चाहिए, और साथ में डेप्रीशिएशन भी कम ना चाहिए। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं है, इसीलिए ये कभी कभी इसका रॉन्ग एजम्पशंस, मतलब ये एक प्रकार से गलत तरीके से भी इसमें कैलकुलेशन हो जाता है। कई बार हम जैसे एस्टिमेटेड लाइफ का जो कैलकुलेशन या एस्टिमेशन कर रहे थे, हो सकता है वो हमने गलत कर लिया हो। हम किसी एसेट को 10 ईयर्स का मान के चलते थे, लेकिन वो हमको 8 ईयर्स या 7 ईयर्स में ही यूज़फुल नहीं रही। तो इस तरीके से कई बार हमारा जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग भी हो जाता है। इसके बाद एज द पॉइंट नंबर सेकंड आप देख रहे हैं, एज द एसेट बिकम ओल्डर इट्स वर्किंग कैपेसिटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ये बात भी सही है कि जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एसेट हमारी कमती है तो उसकी जो वर्किंग है ऑटोमेटिकली वो भी कमती जाती है, तो डेप्रीशिएशन भी कमना चाहिए। लेकिन इस मेथड में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिर है थर्ड पॉइंट, दिस मेथड इग्नोर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जो हमने पैसा खर्च किया है एसेट को ख़रीदने में, ठीक है, हम चूँकि उस पैसे का यूज़ कहीं अगर इन्वेस्टमेंट में करते तो हमें उस पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता। लेकिन इस मेथड में इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं आता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 है कि द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन बिकम्स डिफ़िकल्ट व्हेन देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट एडिशन और सेल ऑफ एसेट। कई ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको अपन क्या करते हैं, जिनका कंटिन्यूसली यूज़ करते जाते हैं या उस पर कई बार एडिशन करते रहते हैं। जैसे बिल्डिंग है, हम जानते हैं हर साल हम बिल्डिंग में कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं। कहीं हम उसमें वाइट वॉश कराते हैं या कहीं कोई थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराते रहते हैं, जिससे हमारी जो एडिशन, जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो चेंज होती है।
तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि उसका डेप्रीशिएशन हमको किस तरीके से चेंज करना चाहिए, क्योंकि इस मेथड में डेप्रीशिएशन चेंज करने के बारे में कोई क्लॉज नहीं है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। अभी हमने केवल कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन के बारे में देखा। देखिए, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देखेंगे और उसकी जर्नल एंट्री में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला ट्रांजैक्शन है परचेस ऑफ एसेट। जब हम किसी एसेट को ख़रीदते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एसेट हमारा एक रियल अकाउंट है और एसेट बिजनेस में आ रहा है, तो एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट हो जाएगा। मतलब अगर हमने उसको कैश पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे या तो पैसा जाएगा या बैंक से पैसा गिवर के रूप में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीइंग एसेट परचेज, ये पहली एंट्री है। कोई भी एसेट को हम खरीद के लाएंगे तो ये हम एंट्री को पास करेंगे। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है फॉर इरेक्शन या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। कल आपको बताया था मैंने कि कई ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हमें ख़रीदने के साथ साथ उसका इंस्टॉलेशन या फिटिंग भी करानी पड़ती है। तो जब हम किसी एसेट को ख़रीदने के साथ उसका इंस्टॉलेशन कराते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस भी हमको उसी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना है। इसीलिए आप देखिएगा, इरेक्शन मतलब फिटिंग कराना। ठीक है, तो अगर कोई इरेक्शन चार्ज है तो हम उसी एसेट के अकाउंट के डेबिट में उसको कर रहे हैं। टू कैश या टू बैंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश या बैंक से पैसा जाएगा, या टू पार्टी अकाउंट कर रहे हैं अगर हमने क्रेडिट से परचेज़ किया हुआ है, मतलब उधार में हमने उस एसेट को ख़रीदा है, तो हम उसके लिए यहाँ पे पार्टी यानी कि उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। अब आ रहा है डेप्रीशिएशन। अब हमको डेप्रीशिएशन की एंट्री पास करना है। तो डेप्रीशिएशन चूँकि बिजनेस का क्या होता है, एक एसेट होती एक्सपेंस होती है, और एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होता है। आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर ये डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, क्योंकि ये डेप्रीशिएशन बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है। और टू एसेट अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि ये जो एसेट है ये एसेट हमारी कमती है, डेप्रीशिएशन लगाने से वैल्यू ऑफ एसेट कम जाती है। फिर इसके बाद आ रहा है फॉर रिकॉर्ड ऑफ डेप्रीशिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रीशिएशन इनटू P&L अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि जब हम ईयर एंडिंग में जाएंगे तो हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे। फाइनल अकाउंट्स हमारा एक समरी होता है। ठीक है, तो जब हमारा डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है तो ये डेप्रीशिएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट बैलेंस के रूप में है। अब इस डेप्रीशिएशन को हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये डेप्रीशिएशन उठा के हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और ये अमाउंट जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कभी कभी हम किसी एसेट को सेल भी कर देते। मान के चलिए ये एसेट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो उसको उठा के हम सेल करने के लिए क्या एंट्री करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा, और टू एसेट अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट हमारे बिजनेस से जाएगी। ठीक है, इसके बाद कभी कभी हम देखते हैं कि एसेट को बेचने से हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो अब हम पहली सिचुएशन देखते हैं कि लॉस होने पर, तो लॉस कैसे होगा? जैसे हमने 10,000 की एसेट को ख़रीदा, 2 ईयर्स उसको यूज़ किया, 2 ईयर्स का डेप्रीशिएशन उस पर कितना चार्ज हो गया? 4,000। तो अब 10,000 में से 4,000 का हमने डेप्रीशिएशन उसमें से ले लिया था, तो वो एसेट बच रही थी 6,000 रुपीज़ की। अब 6,000 की एसेट को हमने 5,000 रुपीज़ में मान लो सेल किया, तो ये 1,000 रुपीज़ हमारा क्या रहेगा? लॉस। उसके लिए हमारी जो एंट्री बनेगी, ये जो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे और टू एसेट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू हमारी आउटगोइंग हो रही है सेल होने के कारण। ठीक है, अब बात आती है कि यही चीज़ अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 6,000 की एसेट की वैल्यू बच रही थी और हमने उसको 7,000 में रीसेल कर दिया, तो 1,000 रुपीज़ हमारे लिए प्रॉफिट रहेगा, और उस प्रॉफिट के लिए हम एंट्री बनाएंगे एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि एसेट की वैल्यू यहाँ पे हमको ज़्यादा मिल रही है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट इसीलिए किया है
क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे लिए जो हम प्रॉफिट की जो वैल्यू है उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में डालना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता ही है, प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड। इस हिसाब से ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। ठीक है, अब बात आती है कि सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कोई रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को बेच रहे हैं तो जो एंट्री हमने यहाँ पे सेल ऑफ एसेट की थी, सेम एंट्री वही रिपीट यहाँ पे होगी, क्योंकि ये एसेट को ही हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। कैश या बैंक को डेबिट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पैसा आएगा या कैश आएगी या चेक आएगा तो जो बैंक में जमा कर देंगे। और टू एसेट अकाउंट किया क्रेडिट, क्योंकि एसेट हमारी क्या है, आउटगोइंग हो रही है। इस तरह से ये इतनी हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा है एसेट अकाउंट। ये जर्नल एंट्री भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं, जो मैंने अभी आपको समझाई। इन एंट्री को याद करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो एसेट अकाउंट है ये हमको बनाना सीखना है। सबसे पहले आपको मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई भी एसेट अकाउंट आप बनाएंगे, सबसे पहले एसेट को ख़रीदा जाता है या फिर उसका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो एसेट आपका जानते ही हैं कि एसेट अकाउंट का ऑलवेज़ कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो अगर कोई पुराना बैलेंस हमारे पास है तो हमने यहाँ पे ये देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इफ़ एनी करके आया, तो ये डेबिट साइड में उस वैल्यू को हमने लिख दिया। आप सोच रहे होंगे इसमें डेट और जेएफ का कॉलम नहीं है। एक्चुअल में ये फॉर्मेट है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको डेट का कॉलम भी बनाना है और जो जेएफ का कॉलम लेज़र में होता है वो भी बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक आपको क्या है, एक इमेजनरी डाटा बता के आपको उसका फॉर्मेट एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो आप देखिएगा सबसे पहले हमने टू बैलेंस आ गया डेबिट में। अब पहली एंट्री ये देखिए, ये हमने परचेस ऑफ एसेट किया था, इसको हमें पोस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और हम बना रहे हैं एसेट अकाउंट। तो एसेट के डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम आ जाएगा टू कैश या टू बैंक। क्या लिखा है, फॉर परचेस ऑफ एसेट। क्लियर हो गया। जब हमने एसेट खरीदी, एसेट बिजनेस में इनकमिंग हुई, इनकमिंग आर टू बी डेबिटेड, तो ये इनकमिंग के रूप में यहाँ पे देखिए कैश या बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड है कि इसके कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस तो नहीं है। अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं उसके लिए भी सेम टू कैश या टू बैंक करके ही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब बात आ रही है डेप्रीशिएशन चार्ज होना। डेप्रीशिएशन जब हम लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ एसेट हमारी क्या होना चाहिए, कम। तो वैल्यू ऑफ एसेट को कम करने के लिए ये देखिए यहाँ पे ये बाय डेप्रीशिएशन करके लिखा हुआ है। इतनी वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन की हमको क्रेडिट में लिखना है। इन्होंने इसके ऊपर ये दो आइटम और लिखे हैं, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट में बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट करके ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ये डेप्रीशिएशन को अपन ने चार्ज कर रहे हैं, तो ये एसेट अकाउंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसकी एंट्री यहाँ पे पोस्ट नहीं हुई। अब ये वाली एंट्री पे आते हैं। ये क्या है आपका, सेल ऑफ एसेट, मतलब हमने एसेट को सेल किया। अब ये सेल ऑफ एसेट से एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट के क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में ले लिया सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अब अगर इस पर लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो एसेट के क्रेडिट में ये देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और यही चीज़ अगर प्रॉफिट हो रही होती तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इस तरह से हम कर रहे हैं, ये हमारा एसेट अकाउंट बनेगा। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल घटा के बाय बैलेंस कैरी डाउन। आज आप लोगों को ये पेज नंबर 344 और 345 तक ये इतनी चीज़ें, ये जर्नल एंट्री, ये फॉर्मेट लर्न करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। थैंक यू।